नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं संतुलन की अवधारणा, द कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। पिछली क्लास में हमने उपभोक्ता की बचत के बारे में बात की थी और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहेगी संतुलन पर। संतुलन क्या है, कितने प्रकार का संतुलन होता है, ठीक है। संतुलन कीमत क्या है, संतुलन मात्रा क्या है, साम्य भी इसे कहा जाता है। तो साम्य कीमत क्या होती है, साम्य मात्रा क्या होती है, स्थैतिक संतुलन क्या होता है, प्रावेगिक संतुलन क्या होता है, आंशिक संतुलन क्या है, सामान्य संतुलन क्या है, इन सब की अब हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस क्लास में हम केवल स्थैतिक संतुलन और प्रावेगिक या गत्यात्मक संतुलन की ही बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जितने प्रकार के हमारे संतुलन हैं वो पढ़ेंगे। और एक जो इकोनॉमिक्स फर्स्ट ग्रेड के लिए जो महत्वपूर्ण बुक्स है उनके मैंने एक अलग से वीडियो बना दी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहाँ से आप उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप खुद से भी अपनी तैयारी कर सकें। वो मार्केट से बुक्स आसानी से मिल जाएंगी और श्योर है कि अगर आप उन किताबों से तैयारी करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप आसानी से पेपर क्रैक कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इक्विलिब्रियम। ये जो शब्द है, वर्ड है, ये कहाँ से आया, तो ये ध्यान रखना लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है ये, इक्विलिब्रियम से आया है और जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है समान तुलन, समान तुलन। तो ये ध्यान रखना। अर्थशास्त्र में जो इसका प्रयोग है भौतिक शास्त्र से लिया गया है। अर्थशास्त्र में इसका प्रयोग भौतिक शास्त्र से लिया गया है। भौतिक शास्त्र में इसका अर्थ क्या होता है, भौतिक शास्त्र में इसका अर्थ समान तुलन की वह स्थिति जिसमें विरोधी शक्तियां या प्रवृत्तियां एक दूसरे को निष्प्रभाव कर देती, यानी गतिहीनता से लिया जाता है। अब कुछ परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं। स्टिगलर ने संतुलन को लेकर क्या कहा है। स्टिगलर के अनुसार संतुलन वह स्थिति होती है जहां से हटने की कोई वास्तविक प्रवृत्ति न हो। ये सारी परिभाषाओं को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा आगे समझ लेंगे। तो एक बार आप परिभाषाएं देखिए। और स्टिगलर ने क्या कहा, जहां से हटने की कोई वास्तविक प्रवृत्ति नहीं होती है, अर्थात संतुलन का अर्थ क्या है, विश्राम। विश्राम की ऐसी स्थिति जिसमें क्या होता है, परिवर्तन का अभाव पाया जाता है, जिसमें परिवर्तन का अभाव पाया जाता है। ये बात स्टिगलर ने कही थी। इसके बाद में प्रोफेसर जेके मेहता अर्थशास्त्र में संतुलन गतिशीलता में परिवर्तन की अनुपस्थिति को बताता है। ठीक है, ये प्रोफेसर जेके मेहता के द्वारा दी गई थी। यानी कि मार्केट के विभिन्न प्रतिभागियों की सभी निर्णयों में पूरी सहमति होती है और कोई भी निर्णय को दोहराने या बदलने की आवश्यकता नहीं समझता है। जेके मेहता की इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऐसी मार्केट, ठीक है, एक ऐसी कंडीशन जहां भाग लेने वालों के सब निर्णय एक दूसरे से पूर्ण मेल रखते हो, यानी कि उनमें सामंजस्य का भाव पाया जाता है, समझौते का भाव पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोफेसर हैंसन। संतुलन वह अवस्था है जिसमें उस समय पर आर्थिक शक्तियों में परिवर्तन की प्रवृत्ति नहीं होती। यानी कि भौतिक शास्त्र में तो गतिहीनता से इसका अर्थ लिया जाता था, लेकिन अर्थशास्त्र में इसका मतलब गतिशीलता से लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको लेकर स्किटोवस्की ने भी एक परिभाषा दी है, उनके भी अपने विचार है। उन्होंने क्या कहा था कि जो एक मार्केट या अर्थव्यवस्था या व्यक्तियों और फर्मों का कोई अन्य समूह है उस समय संतुलन की स्थिति में होता है जब उसका कोई भी सदस्य अपने व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव नहीं करता है। ठीक है, और इसके लिए आवश्यक शर्त क्या थी कि सभी सदस्य जो हैं वो संतुलन में होने चाहिए, स्किटोवस्की के अनुसार। ठीक है, अब हम इन सब परिभाषाओं को और ये जो साम्य है इक्विलिब्रियम, इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल के द्वारा ही हम समझेंगे कि साम्य कीमत क्या है, साम्य मात्रा क्या है। तो सबसे पहले हम
एक मैं डायग्राम बनाता हूँ आपके सामने। चलिए हम इसे डायग्राम के अनुसार समझते हैं। तो ये एस एस हमारा पूर्ति वक्र है, डी डी हमारा मांग वक्र है, और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो समय है वो समय कहाँ होगा, समय वहाँ होगा जहाँ पर वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाएंगी। यानी कि वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर कहाँ हो रही है, वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर ई बिंदु पर हो रही है। ठीक है। अब जहाँ पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर है, ये जो कीमत होगी ओ पी कीमत, जहाँ पर मांग और पूर्ति बराबर है तो ये तो कहलाएगी साम्य कीमत। और ये जो ओ क्यू मात्रा है, जहाँ पर वह मात्रा जहाँ पर मांग और पूर्ति, वस्तु की मांग और पूर्ति जहाँ पर दोनों बराबर है, यानी कि मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को जहाँ पर काट रहे हैं, जहाँ पर दोनों बराबर है, वो हो जाएगी साम्य मात्रा। एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि जब निश्चित कीमत पर मांग और पूर्ति समान हो तब तक वह संतुलन की स्थिति होती है। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि संतुलन कीमत, वैसे ये मैंने आपको समझा दिया है, वह कीमत जिस पर वस्तु खरीदी जाती है, वह कीमत जिस पर वस्तु खरीदी व बेची जाती है वो संतुलन कीमत होती है। संतुलन मात्रा वह मात्रा जो उस वस्तु उस कीमत पर खरीदी व बेची जाती है, वह मात्रा जो उस कीमत पर खरीदी व बेची जाती है वो होती है संतुलन मात्रा। इसके बाद हम बात करेंगे, अब हम बात करने वाले हैं स्थैतिक संतुलन की। तो देखिए स्थैतिक संतुलन क्या है। देखिए स्थैतिक संतुलन में हम इससे पहले एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक उद्योग, एक उत्पादक के संदर्भ में समझेंगे। ठीक है। देखिए सबसे पहले एक उपभोक्ता। देखिए एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की स्थिति में होता है जब वह भिन्न भिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर दिए हुए निश्चित खर्च से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। ठीक है। और अपने कुल खर्च को अपने खरीद पर नए सिरे से आवंटन करने का उपभोक्ता का कोई भी प्रयत्न उसकी संतुष्टि को बढ़ाने के बजाय घटा देगा। तो एक उपभोक्ता कब संतुलन की स्थिति में होता है, जब वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। इसके बाद हम बात करते हैं एक फर्म की। एक फर्म उस समय संतुलन की स्थिति में होती है जब उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहा हो। जब उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहा हो तब एक फर्म क्या होती है, संतुलन की स्थिति में होती है। ठीक है। वह अपने उत्पादन को बढ़ाने में कोई भी रुचि नहीं लेगी। अगर वो किसी भी प्रकार का परिवर्तन करती है तो उसका लाभ घट जाएगा। इसी प्रकार एक उद्योग कब संतुलन में होता है, जब सभी फर्में सामान्य लाभ कमा रही हो। जब सभी फर्में लाभ कमा रही हो तब जो है एक उद्योग जो है वो संतुलन की स्थिति में होता है, जब उसे अपने कुल उत्पादन को परिवर्तन करने में कोई रुचि नहीं होती है। यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें न तो वर्तमान फर्में उद्योग को छोड़ना चाहती हैं और न ही नई फर्में आना चाहती हैं। यानी कि कुल मिलाकर बात यही है कि एक उद्योग उस समय संतुलन की स्थिति में होता है जब सभी फर्में सामान्य लाभ कमा रही हो। इसके बाद में हम बात करते हैं एक उत्पादक साधन। देखिए एक उत्पादक साधन कब संतुलन में होता है, कब साम्य की स्थिति में होता है। एक जो उत्पादक साधन है उस समय संतुलन की स्थिति में होता है जब उसे अधिकतम कीमत पर काम में लगाया जाता है, जब उसे अधिकतम कीमत पर काम में लगाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ स्थैतिक संतुलन आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए हम आगे बात करते हैं स्थैतिक संतुलन। देखिए स्थैतिक समय स्थिर अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है। किससे संबंधित है? स्थिर अर्थव्यवस्था से संबंधित है, जिसमें विभिन्न तथ्यों जैसे उपभोग है, उत्पादन है, जनसंख्या में परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, वे स्थिर बने रहते हैं। स्थैतिक यानी कि स्थिर संतुलन, स्थैतिक संतुलन। ठीक है। बोल्डिंग के अनुसार निश्चित गति से आगे, ये देखिए बोल्डिंग ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल देकर इसे समझाया है। निश्चित गति से आगे लुढ़कती गेंद। एक जंगल जिसमें पेड़ उगते हैं, समाप्त होते हैं और जंगल की बनावट अपरिवर्तित रहती है। यानी कि एक जंगल जो होता है उसमें पेड़
उगते भी हैं, समाप्त भी हो रहे हैं, लेकिन जंगल की जो बनावट है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है। उसकी बनावट जो है वो अपरिवर्तित है। इसे हम इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं कि एक समय बिंदु पर होने वाला संतुलन स्थैतिक संतुलन होता है, जिसमें समय तत्व का प्रभाव पूर्णतः अनुपस्थित रहता है। एक समय बिंदु पर होने वाला संतुलन कौन सा संतुलन कहलाता है? स्थैतिक संतुलन कहलाता है। और ये जो संतुलन है, स्थैतिक संतुलन, एक ऐसा संतुलन है निश्चित कीमतों, मात्राओं, आय, रुचियां, प्रौद्योगिकी और जनसंख्या पर आधारित होता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं प्रावेगिक या गत्यात्मक संतुलन के बारे में। देखिए, प्रावेगिक या गत्यात्मक संतुलन क्या है? देखिए, प्रावेगिक अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ये जो हमारा स्थैतिक संतुलन था वो स्थिर अर्थव्यवस्था से संबंधित था, और ये हमारा प्रावेगिक अर्थव्यवस्था से संबंधित है। प्रावेगिक संतुलन में कीमतें, मात्राएं, आय, प्रौद्योगिकी, जनसंख्या, प्राकृतिक साधन, रुचि आदि सभी लगातार बदलते रहते हैं। इसलिए समय की एक निश्चित अवधि में संतुलन के बजाय असंतुलन की स्थिति पाई जाती है। इसमें किसकी स्थिति पाई जाती है? असंतुलन की स्थिति पाई जाती है। तो देखिए, इसे हम समझते हैं। मान लीजिए मार्केट में कुछ प्रतिभागियों द्वारा किए जाने वाले निर्णयों में सहमति नहीं है, तो वह वर्तमान संतुलन की स्थिति को बिगाड़ देंगे और असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाएगी। यदि उसमें मार्केट में भाग लेने वाला कोई व्यक्ति असंतुलन में है और प्रयत्न करने पर भी संतुलन में नहीं आ पाता, तो वह दूसरों को भी असंतुलन की स्थिति में डाल देगा। इस प्रकार की प्रतिक्रिया की क्या हो जाएगी? एक श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है, और जो सभी भाग लेने वालों के निर्णयों में समरूपता ले आती है और संतुलन की नई स्थिति बन जाती है। इसको लेकर प्रोफेसर जे.के. मेहता ने क्या कहा है कि एक निश्चित अवधि के बाद जब संतुलन की अवस्था भंग हो जाती है तो वह प्रावेगिक संतुलन कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? प्रावेगिक संतुलन कहलाता है। ठीक है, और देखिए, स्थैतिक में तो एक समय बिंदु पर इसका अध्ययन किया जाता है, और जब संतुलन में होती है अर्थव्यवस्था, और इसमें जब असंतुलन की स्थिति में होती है और असंतुलन की स्थिति में होती है अर्थव्यवस्था, तब इसका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हम देखिए, गतिशील अर्थव्यवस्था में पाया जाने वाला संतुलन कैसा होता है? प्रावेगिक संतुलन होता है। ये बातें आपने ध्यान में रखनी है, जिसमें पिछली और आगे की तिथियों से संबंधित आर्थिक विषयों का अध्ययन किया जाता है। और इसके अंतर्गत क्या चीजें आती हैं आपको बता दी। कीमतें, मात्राएं, आय, प्रौद्योगिकी, जनसंख्या, प्राकृतिक साधन, रुचि आदि इसके अंतर्गत आती है। अब इसके बाद में हम इसे देखिए, इसको किसके उदाहरण से समझते हैं? कोवे प्रमेय के द्वारा प्रावेगिक संतुलन का ये एक उदाहरण है, कोवे प्रमेय। इसे हम समझेंगे। अब डायग्राम के द्वारा इसे हम समझने का प्रयत्न करेंगे। तो देखिए, उससे पहले मैं इसे थोड़ा, मान लीजिए कोई वस्तु है और उसमें कुछ व्यक्तियों की रुचि उत्पन्न हो जाती है, तो रुचि उत्पन्न होने से क्या होगा? उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, और फलस्वरूप मार्केट में सभी भाग लेने वालों की पहली योजनाओं और प्रवृत्तियों में गड़बड़ पैदा हो जाएगी। और विक्रेता क्या करेंगे? विक्रेता तुरंत कीमत को बढ़ा देंगे, जिससे पुराने क्रेताओं के व्यवहार में क्या आ जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा, और मार्केट में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाएगी। और ये स्थिति तब तक बनी रहेगी जब तक नई मांग के स्तर पर उस वस्तु की पूर्ति नहीं बढ़ जाती। यहाँ से विरोधी शक्तियों में नया संतुलन आ जाएगा, यहाँ से नया संतुलन आएगा। और ये जो प्रक्रिया को समझने के लिए अब हम देखते हैं कोवे प्रमेय क्या है, और इसके द्वारा हम असंतुलन से संतुलन की स्थिति पर कैसे पहुंच सकते हैं। ये प्रक्रिया हम कोवे प्रमेय के द्वारा समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए, यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले मान लीजिए ए जो है वो प्रारंभिक संतुलन की स्थिति है। ए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ए जो है प्रारंभिक संतुलन की स्थिति है, जहाँ से मार्केट में गड़बड़ शुरू हो जाती है। जब मांग बढ़कर D1 हो जाती है, जब मांग बढ़कर D1 हो जाती है, तो कीमत एकदम क्या हो जाती है? OP1 हो जाती है। मांग क्या हो जाती है? OP1 पर चली जाती है। मांग कहाँ चली गई? OP1 पर चली गई। सॉरी, ये जो कीमत है OP1 पर चली जाती है। परंतु जब दीर्घकाल की अवधि आएगी तो उस वस्तु की पूर्ति धीरे धीरे बढ़ती है। दीर्घकाल में वस्तु की पूर्ति धीरे धीरे बढ़ती है, तो कीमत गिरते गिरते नए संतुलन बिंदु G पर आ जाती है। पूर्ति धीरे धीरे बढ़ने के कारण
क्या होता है, जो कीमत किस पर आ जाती है, नया संतुलन जो है बिंदु जी पर आ जाता है, नया संतुलन बिंदु जी पर आ जाता है। और जहां नई संतुलन कीमत, नई साम्य कीमत OP3 निर्धारित होती है। और जहां पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती हैं, और यहाँ पर जो संतुलन कीमत है, साम्य कीमत OP3 और जो साम्य मात्रा है वो OQ3 निर्धारित होती है, तो यह किसे कहलाता है, ये कहलाता है प्रावेगिक संतुलन। ये जो चीज़ है ये प्रावेगिक संतुलन को स्पष्ट कर रही है। इसके बाद में एक प्रश्न खड़ा होता है कि ये जो संतुलन की स्थिति है, नए संतुलन की स्थिति कब और कैसे आएगी। तो इसके लिए देखिए, जो वस्तु है उसकी पूर्ति की मात्रा एक दिन में तो बढ़ नहीं सकती, ठीक है। उत्पादकों को योजना बनाने और वस्तु की अतिरिक्त मात्रा को मार्केट में लाने में कुछ अवधि तो लगेगी, ठीक है। ये जो अवधि लगेगी, ये जो बात मैं बोल कर गया हूँ क्या, कि उस वस्तु की पूर्ति मात्रा एक दिन में तो बढ़ नहीं सकती, उत्पादकों को योजना बनाने और वस्तु की अतिरिक्त मात्रा को मार्केट में लाने में कुछ अवधि तो लगेगी। इसे कहा जाता है पश्चात समायोजना। क्या कहा जाता है इसे, पश्चात समायोजना कहा जाता है, पश्चात समायोजना कहलाती है। तो इसे हम आगे कोवे प्रमेय की सहायता से समझ सकते हैं आगे। तो देखिए आगे हम बात कर रहे हैं, तो देखिए चित्र जब मांग D से बढ़कर D1 हो जाती है, मांग D से बढ़कर D1 हो जाती है, तो कीमत क्या होता है, OP1 पर पहुंच जाती है, कीमत OP1 पर पहुंच जाती है, कीमत OP1 पर पहुंच जाती है। और यह आशा की जाती है कि यह कुछ समय तक उसी स्तर पर रहेगी, इसलिए यह कीमत उत्पादकों को प्रेरित करती है कि वे पूर्ति में Q1Q मात्रा क्या करे, वो कुल मात्रा में Q1 वृद्धि करके कुल जो पूर्ति मात्रा है उसे OQ1 पर ले जाए। परंतु यह संतुलन मात्रा OQ3 से अधिक है। ये हमारा जो संतुलन पहले जी बिंदु पर था, ये इससे क्या है, अधिक है, जिसकी मार्केट में ज़रूरत है। इससे कीमत फिर घटकर किस पर आ जाएगी, OP2 पर आ जाएगी। फिर से कीमत घटकर किस पर आ जाएगी, OP2 पर आ जाएगी, और उत्पादकों की उत्पादन योजना को बदल देगी, जो पूर्ति घटाकर वापस कितना क्या कर देगी, OQ2 कर देगी, पूर्ति घटाकर वापस OQ2 कर देगी। और परंतु यह मात्रा संतुलन स्तर OQ3 से कम है। संतुलन हमारा जी बिंदु पर था और ये क्या है, अब इससे कम है। जब हमारी OQ1 मात्रा थी, जब हमारी OQ1 मात्रा थी, तब जो हमारी जो पूर्ति मात्रा है वो कम थी और ज़्यादा थी, और जब संतुलन हमारा Q2 पर है तो ये हमारी Q3 मात्रा है, ये जो क्या है, ये ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए कीमत बढ़कर OP4 हो जाएगी, कीमत बढ़कर क्या हो जाती है, OP4 हो जाती है, जो पूर्ति को बढ़ाकर OQ3 पर वापस से ले आएगी, और अंत में बिंदु G पर संतुलन स्थापित हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि जहां S और D1 एक दूसरे को काट रहे हैं, वहां पर हमारा संतुलन स्थापित हो जाएगा, जहां पर OP3 और OQ3 कीमत मात्रा में संयोग बन जाता है। इसे क्या कहते हैं, पश्चात समायोजना के साथ प्रावेगिक संतुलन कहते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्थिर संतुलन क्या है, अस्थिर संतुलन क्या है, तटस्थ संतुलन क्या है, आंशिक संतुलन क्या है, इनके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, और PDF के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको हिंदी में सिलेबस की जानकारी लेनी है तो उस पर मैंने वीडियो डाल दी है। अगर आपको बुक्स के बारे में जानकारी लेनी है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दी है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।